आज हमारी ये हिंदी भाषा और उसकी बोलियों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है और इसमें हमारे 50 प्रश्न हैं जो यूपी टेट, सुपर टेट और यूपी ट्रिपल एससी की जितने भी अन्य क्लर्क के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं इस अभ्यास प्रश्न को। और हाँ, एक बात और, हमारे साथ इन क्वेश्चनों को सोल्व करिए और आप बताइए कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों के आंसर जानते थे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। 1 क्वेश्चन दिया है, शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, ध्वनि की छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो इनमें से ऑप्शन नंबर राइट है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा का प्रयोग अधिक होता है? अंग्रेजी, हिंदी, मराठी या मैथिली? तो जैसा कि सबको पता होगा, महाराष्ट्र में सर्वाधिक भाषा का प्रयोग होता है वो मराठी भाषा का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? 9, 10, 13, 15? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 10 राज्यों की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अनुच्छेद 343 को जो है अंतर्गत जो हिंदी को राजभाषा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकार में होता? तो ऑप्शन है महर्षि दांडी, आचार्य शुक्ल, भरत मुनि, आचार्य द्विवेदी? तो इनमें से क्वेश्चन नंबर करेक्ट है हमारा। तो महर्षि दांडी ने कहा था कि यदि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकार में होता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाणिनि की रचना का क्या नाम है? तो वेदांत ज्योतिषी, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र? तो जो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पाणिनि की जो रचना का नाम है वो है अष्टाध्यायी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी मिलती है? तो ध्वनि, शब्द, वाक्य, लिपि? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है हमारा वो डी करेक्ट है। व्याकरण से जो हमें लिपि की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी भाषा की लिपि है, मतलब हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है ये बताना। ब्राह्मी, देवनागरी, जननागरी, आरमाइक? तो इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ। 9 क्वेश्चन दिया है, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है किशोरीदास वाजपेयी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र? तो इसका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये ऑप्शन नंबर किशोरीदास वाजपेयी। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की है? तो योग, वशिष्ठ, शुद्रासागर, सत्यार्थ प्रकाश, वेदांत धर्म? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो रचना करी है वो सत्यार्थ प्रकाश की करी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11वां, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की या पहाड़ी हिंदी की? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है हमारा, जो कन्नौजी हिंदी जो है वो पश्चिमी हिंदी की जो है उपभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी में से
कौन बिहारी हिंदी की भाषा है? यानी निम्न में से, गलत पढ़ा है मैंने, निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की भाषा है? तो बुंदेली, मगही और हड़ौती या अवधी। तो इसमें से जो बिहारी हिंदी की भाषा है हमारी, वो है हमारी मगही भाषा है। मगही भाषा जो है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से, अर्थ से, शब्द से या वाक्य से? तो भाषा का जो आरंभ होता है वो ध्वनि से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भाषा के प्रमुख अवयव हैं। भाषा के प्रमुख अवयव हैं कौन कौन से? वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। वर्ण, शब्द, अनुच्छेद वाक्य, शब्द, वाक्य, वर्ण, विचार, या वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषण। तो बताइए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, गैस कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है हमारा वो पहला करेक्ट है। भाषा के जो प्रमुख अवयव होते हैं वो वर्ण, और वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर पद बनते हैं, पद से मिलकर वाक्य बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, भाषा का निर्माण होता है अमूर्त ध्वनियों से, मूक संकेतों से, व्यक्त ध्वनियों से या आँखों से? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है हमारा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भाषा का निर्माण जो होता है वो व्यक्त ध्वनियों से होता है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 16, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, यानी भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि, शब्द, वाक्य या संयुक्त वाक्य? तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वो ध्वनि है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17वां क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो पहला ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, गैस कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है हमारा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अशोक की जो शिलालेख ब्राह्मी लिपि में वो प्राकृत भाषा में क्या है, उत्कीर्ण किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या शब्द प्रयोग किया था? अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या शब्द प्रयोग किया था? तो ये इसमें लिख रहा है पहला ऑप्शन हिंदवी, हिंदुस्तानी, उर्दू या भाषा। तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए जो सबसे पहला शब्द प्रयोग करा था वो हिंदवी शब्द का यूज करा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, पूर्वी हिंदी का संबंध माना जाता है। तो पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मागधी अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से, शोरसेनी अपभ्रंश से या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वी हिंदी का जो संबंध माना जाता है वो अर्ध मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 20, 18, 15, 17। तो हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं टोटल वो हमारी 18 बोलियां हैं। हिंदी के अंदर जो कुल बोलियों की संख्या वो कितनी है? 18 बोलियां। और भाषाओं की बात आएगी तो 22 भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो करेक्ट है हमारा बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। 21 क्वेश्चन दिया है, थोड़ा इसे नीचे कर लेते हैं। तो राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा या लोक भाषा? तो राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा जो कहलाती है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राजभाषा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो 3, 4, 2, 5। तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो कुल मिला के कितनी है? 5 भाषाएं हैं। हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है? डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? अवधी का, खड़ी बोली का, ब्रजभाषा का या राजस्थानी का? तो हिंदी जो है खड़ी बोली का मानक रूप है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है।
तो भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम कैसे है, मतलब पहले सबसे कौन सी थी, उसके बाद कौन सी आई है, और उसके बाद कैसे आई है, यानी ये क्रम बताना है इसमें हमें। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। बी है संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। उसके बाद सी है संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, और उसके डी है पाली, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जो साहित्यिक क्रम माना जाता है सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी है ये। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 24 रिपीट हो गया है, तो 25 क्वेश्चन देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 25वां है वो ये दिया है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ब्रज, अवधी, बघेली या छत्तीसगढ़ी। तो कौन सी नहीं है पूर्वी हिंदी की बोली, तो पूर्वी हिंदी की बोली जो नहीं है वो ब्रज बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है, मेवाती, पाली, मारवाड़ी और बुंदेली। तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सी एक भाषा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है हमारा बी करेक्ट है, पौली एक भाषा है, बाकी सब क्या हैं, ये बोलियां हैं, मेवाती, मारवाड़ी और बुंदेली। तो पौली क्या है इसमें एक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की हैं, यानी कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने मैथिली में भी रचनाएं की हैं। तो जयदेव, विद्यापति, सूरदास, बिहारी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विद्यापति ने जो है मैथिली भाषा में भी क्या करी है, रचनाएं की हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब ऐसा कौन सा प्रांत है जो हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात और झारखंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट है ऑप्शन के अनुसार वो हरियाणा जो है हमारा हिंदी प्रांत के अंतर्गत या हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30वां, नहीं सॉरी ध्यान देंगे, ये मैंने गलत बताया है। इसका जो 28वें का आंसर है हमारा वो 28वें का सी है, मतलब गुजराती जो है, गुजरात जो है हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, ये नहीं होगा, गुजरात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29वां, क्वेश्चन नंबर 29वां देखना है, एक मिनट, ठीक देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को, 14 अप्रैल को, 2 अक्टूबर को या 26 नवंबर को। सबको पता होगा इसका, तो ये हमारा हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30वां, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, मैथिली, मगही, भोजपुरी और अवधी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो भाषा नहीं आती है वो हमारी अवधी भाषा नहीं आती है। बाकी ये तीनों भाषाएं मैथिली, मगही और भोजपुरी तीनों जो आती हैं वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जबकि अवधी बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31वां है, 31वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन के अनुसार बताना किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है। तो इसकी जो पंजाब की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी नहीं है, बाकी सबकी जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32वां, किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है। तो श्रीलंका, मॉरिशस, ईरान और मिस्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मॉरिशस में हिंदी बोली में लिखी जाती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, थोड़ा इसे नीचे कर लेते हैं। ये कह रहा है कि मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग में सम्मिलित है, मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग में सम्मिलित है। तो बिहारी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है,
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मतलब राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती हिंदी आती है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 34वां, कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? तो गढ़वाली, कुमाऊँ, कोंकणी या इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी है। और कोंकणी जो है वो पहाड़ी हिंदी की भाषा नहीं है, जबकि गढ़वाली और कुमाऊँ पहाड़ी हिंदी की भाषा है। कोंकणी जो कन्नड़ के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 35वां, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? सत्य कथन देखना है हमें, इसको देखना होता है। सत्य है, ए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। तमिलनाडु की राजकीय भाषा हिंदी है। इंडोनेशिया की आधी आबादी हिंदी बोलती है। अवधी बिहार के दक्षिण जिलों में बोली जाती है। तो इसमें बताना कि कौन सा कथन हमारा सत्य है। तो इसमें सत्य कथन जो हमारा ए है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुआ है? यह भाषा संस्कृत की किस धातु से निकला है? भाष्य, भस्य, भाष्य, भाक या भक? तो याद रखना है इसमें, ये भाषा से शब्द आया है संस्कृत के, वो भाष शब्द से आया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 36वां है हमारा, 36वां नहीं 37वां। तो 37वां क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन हमने देख लिया सही, 36वां देख लिया था, किससे आया? भाष से आया, सही है। तो उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 37वां। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान और संस्कृत, यानी कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, संस्कृत फारसी भाषा का शब्द नहीं है। 38वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने आधुनिक आर्य भाषा निम्न में से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है? तो ये ऑप्शन है हिंदी को, बी गुजराती, अपभ्रंश, मराठी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अपभ्रंश को जो है आर्य भाषा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठ रूप का विकास कहाँ हुआ था? यानी जो प्राकृत भाषा थी उससे अपभ्रंश के परिनिष्ठ रूप का विकास कहाँ पर हुआ था? पश्चिमी भारत में, मध्य भारत में, दक्कन में या पूर्वी भारत में? तो इसका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है हमारा वो बी करेक्ट है, मध्य भारत से। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40, अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित हैं? अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित हैं? 7, 5, 3 या 10? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है हमारा, जो अपभ्रंश के भेद प्रचलित हैं वो 3 भेद प्रचलित हैं, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41वां है, पाली को डैश भाषा भी कहा जाता है? मतलब इसमें क्या आएगा, कौन सी भाषा कहा जाता है पाली को? देश भाषा, देव भाषा, लोक भाषा या जन भाषा? तो पाली को जो नाम दिया जाता है वो देश भाषा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 42वां क्वेश्चन है, मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? प्राकृत को, पाली को, संस्कृत को या हिंदी को? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है हमारा वो बी करेक्ट है, पाली भाषा को जो क्या कहा जाता है वो मागधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43वां है, आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की थी? आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की थी? ए है प्राकृत तथा अपभ्रंश, संस्कृत तथा प्राकृत, अपभ्रंश तथा हिंदी, संस्कृत तथा हिंदी। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट है 43 का ए है, प्राकृत तथा अपभ्रंश की। आचार्य हेमचंद्र ने किसके व्याकरणों की रचना की थी? तो प्राकृत और अपभ्रंश के व्याकरणों की रचना की थी। 44वां क्वेश्चन है, निम्न में
कौन प्राकृत का भेद नहीं है, यानी कौन सा प्राकृत के अंतर्गत नहीं आता है। तो शोरसेनी, अर्धमागधी, कोसली या पेशाची। तो इनमें से कौन सा नहीं आता, ये एक उपभाषा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है हमारा इसमें, कोसली जो है वो प्राकृत के अंतर्गत नहीं आता, बाकी तीनों भाषाएं प्राकृत के अंतर्गत आती हैं। 45वां क्वेश्चन देखेंगे। 45वां क्वेश्चन है व्याकरण दर्पण किसकी रचना है। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है। शिवपूजन सहाय की, किशोरीदास वाजपेयी की, रामचंद्र शुक्ल की या श्याम सुंदर दास की। तो व्याकरण जो दर्पण रचना है वो शिवपूजन सहाय की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। उसके बाद 46वां क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना से हुआ है। संस्कृत, पाली, प्राकृत या फारसी। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है हमारा वो फारसी से हुआ है। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना से हुआ है, तो फारसी भाषा की रचना से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना से हुआ, फारसी से। 47वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। इनमें से जो दिए गए हैं किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। इंदिरा गांधी की, मोरारजी देसाई की, अटल बिहारी वाजपेयी की या चौधरी चरण सिंह की। यानी किसकी जो भाषा है मातृभाषा वो हिंदी नहीं थी। तो मातृभाषा किसकी हिंदी नहीं थी, तो इसमें जो हमारा करेक्ट है मोरारजी देसाई की मातृभाषा हिंदी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी रचना अवधि क्षेत्र का नहीं है। कौन, ये मैंने गलत पढ़ा, कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं है। रचनाकार है, यहाँ रचनाकार दिए गए तो हमें बताना कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु या जैनेन्द्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है हमारा वो डी करेक्ट है, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र जो है अवधि क्षेत्र के रचनाकार नहीं है। बाकी प्रेमचंद, भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद में जो अवधि क्षेत्र के रचनाकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि जैनेन्द्र अवधि क्षेत्र के रचनाकार के अंतर्गत नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है, यानी कौन सी बोली में लिखी गई है। तो अवधी, ब्रज, मैथिली या मगही। तो सभी जानते होंगे इसके बारे में, जो रामचरितमानस है तुलसीदास की वो अवधी भाषा में जो है लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन देख रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर टोटल जो बिहारी बोलियाँ दी गई हैं और ये बताना कि पटना जो कौन सी बिहारी बोली क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो मैथिली, भोजपुरी, मगही या अंगिका। तो इसमें जो पटना राजधानी है बिहार की वो मगही बोली क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो आज के लिए हमारा इतना ही था, और आपको ये क्लास काफ़ी बेनिफिट है। आप इसे 2 से 3 बार ज़रूर वॉच करें, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन अच्छे हो जाएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। और हाँ, अपने दोस्तों में कम से कम इसको शेयर तो ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको लगे कि आपकी तैयारी बढ़िया हो सकती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही है। ओके, बाय।